Hi dear friends and students, please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचकेजी इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, टेंस के बारे में आप लोगों को उसमें जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया गया कि दो ही फैक्ट अभी बताए गए हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया कि वह वाक्य का वह भाग होता है जो किसी काम को अंजाम देता है, मतलब किसी कार्य को करता है। दूसरा क्या बताया गया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब जो है मुख्य क्रिया की सहायता करता है, फिर वाक्य को नकारात्मक बनाता है, नकारात्मक वाक्य बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ उसे प्रश्नवाचक वाक्य में भी बनाने में मदद करता है। तो चलिए इसी क्रम में स्टूडेंट्स हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं कि टेंस के अनुसार जो जो मुख्य चीजें होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या होती है यह ध्यान देना है कि प्रत्येक जो वर्ब होती है, वर्ब, वर्ब माने क्रिया, क्रिया का मतलब कार्य होता है। जिस शब्द से, यहां पे थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं हम इसका, क्रिया का समझते हुए चलेंगे कि जो शब्द वाक्य में काम प्रकट करता है, उसे क्रिया कहते हैं। यहां पे आपको मैंने परिभाषा दिया कि क्रिया मतलब जैसे किसी वाक्य को बनाने के लिए पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है, मेन वर्ब जिसे कहते हैं। अगर आप ये जानते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसका इंग्लिश में मैं डिफिनेशन दे रहा हूं, द वर्ड विच shows action or work in the sentence is called verb। क्या लिखा गया, द वर्ड विच शोज एक्शन और वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि वह शब्द जो वाक्य में कार्य प्रकट करता है, किसी क्रिया को करता है, उसे ही जो है वर्ब कहते हैं। तो वर्ब में एज एग्जांपल देते हैं, गो, कम, सी, रीड, रीड, टीच, वॉच। अगर जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा और उसको आप देखेंगे तो उस समय वॉच का प्रयोग होगा, यानी कि आप YouTube पे वीडियो HKG ECC देख रहे हैं, इंग्लिश क्लासेस देख रहे हैं। देखिए, गो माने जाना, कम माने आना, सी माने देखना, रीड माने पढ़ना, टीच माने पढ़ाना, वॉच माने देखना। तो ये स्टूडेंट पूरा जो मैंने लिखा ये सब टोटल क्या है, वर्ब्स है। ये वाक्य में क्रिया का काम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं घर जाता हूं मैं घर जाता हूं। कौन घर जाता है, मैंने बताया था
कि कौन का प्रश्न करने पे हमें कर्ता का पता चलता है। आई गो टू हाउस, मैं घर जाता हूं। इसमें क्रिया, मुख्य क्रिया जाने का काम क्या हो गया, ये पहचान है ता हूं, और जाना यहां पे क्रिया है, जैसे यहां पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, वे यहां आ रहे हैं। वे यहां आ रहे हैं, कौन आ रहा है, वे आ रहे हैं। तो आने का काम कौन कर रहा है, वे। ये बहुवचन करता है जैसा आपको बताया गया था। दे आर, यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब आया है, बहुवचन करता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यह वाक्य है। इसे आप जरूर याद रखें कि यहां से वे से लेके हैं तक जितने भी शब्द बीच में आए हैं या शुरू से लेके अंत तक आए हैं, इनको मिलाकर के इसका निर्माण हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं, वाक्य कहाँ होता है। मैंने अक्सर पूछा है स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त कि वाक्य कहाँ लिखा हुआ है, तो वाक्य समझ में नहीं, मतलब समझ नहीं पाते हैं। तो आप सिंपली यहां से समझ सकते हैं कि कई शब्दों को मिलाकर के वाक्य का निर्माण होता है। यहां आप देख सकते हैं, यहां वे से लेकर के हैं तक जितने भी शब्द आए हैं, ये दोनों अक्षर हैं और बीच में शब्द हैं, तो कुल मिलाकर के वाक्य का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इन्हीं को वाक्य कहा जाता है, अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। दे आर कमिंग, कहां, हियर। वे यहां आ रहे हैं, आना, कम माने आना। तो स्टूडेंट यहां पे कम का प्रयोग हुआ और यहां पे गो का प्रयोग हुआ। इस तरह से इस वाक्य में आना और जाना दोनों क्रिया है। पहले कर्ता आया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब को चुना, जैसे यहाँ पे दे है, फिर मेन वर्ब जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान देंगे, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जो एक्शन वाला शब्द होता है उसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसको समझने का प्रयास करिए। एक और शब्द यहाँ पे वॉच आया है, वॉच माने घड़ी ना समझने, वॉच माने देखना होता है। जैसे वह फिल्म देख रहा है, वह फिल्म देख रहा है। जहां पे एक टक होकर के हम लोग बादरिंग करते हैं, निहारते हैं, वहां पे देखने का वॉच प्रयोग होता है। वह फिल्म देख रहा है, तो ही यहां पे हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, एचवी जिसे कहेंगे। ही इज वॉचिंग, ही इज वॉचिंग अ मूवी। इस तरह से स्टूडेंट इस वाक्य का निर्माण हुआ। अंग्रेजी में ही से लेकर के मूवी तक एक सेंटेंस बना, हिंदी में वह से लेकर के है तक एक सेंटेंस बना। और इसमें मुख्य क्रिया आपका वॉच हो गया, इसमें कम हो गया और इसमें गो हो गया। तो पहले मैंने कर्ता पढ़ा, फिर हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, फिर मेन वर्ब पढ़ा, मुख्य क्रिया। और मेन वर्ब के रूप में कई शब्द आते हैं, मतलब कई शब्द नहीं, मेन वर्ब जो होता है 5 रूपों में प्रयोग होता है। इसको मैं बताऊंगा, तुरंत ही बता रहा हूं, इसको समझें और अपने नोटबुक में जरूर लिख लें स्टूडेंट्स। बहुत जरूरी है ये सब जानना, क्योंकि शुरुआती दौर में जब भी आप कहीं लर्निंग बड़े संस्था में स्टडी करने के लिए जाते हैं, विजिट करते हैं और आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो एट फर्स्ट आपको क्या बताया जाता है, यही सब बताया जाता है। और शुरुआत में ही बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, यहां तक कि वे मतलब उनको फेस करना पड़ता है, चैलेंज उनके सामने होता है। तो इस वीडियो के थ्रू जो है आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट में जाएं और कमेंट जरूर करें, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, जो वर्ब के प्रकार होते हैं, वर्ब्स तो स्पेशली जो फॉर्म्स है, फॉर्म्स रूप जिसे कहते हैं, वो 5 तरह के प्रयोग होते हैं। 5 फॉर्म्स हैं भाई। कौन कौन? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फिर आपका आता है यस या ई एस या आई ई यस या आपका आता है आई एन जी। देखिए 1 2 3 4 और 5 टेंस के अलग अलग टेंस के अनुसार अलग अलग क्रिया के रूप होते हैं। जैसा पहला आपको एग्जाम्पल दिया गया है गो, गो माने आपका होता है जाना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। ये अक्सर आता है आपके किताब में, पास्ट इंडेफिनिट का जो भी स्टोरी पढ़ते हैं वहां पे जाने का अगर बोध होता है तो वहां पे वेंट लगता है। फिर आपका आता है गॉन। फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है, एक वचन कर्ता के साथ गो होता है, गो मतलब जियो, गो में हमने ई एस लगा दिया, गोज लगा दिया। फिर इसी को क्या बनाते हैं, गोइंग बनाते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको ये सब फैक्ट याद करना पड़ेगा। इसके लिए स्पेशली आप टीचर मतलब टीचर आपको लर्न नहीं करा सकते, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। क्रिया आपको लर्न करनी पड़ेगी। एक क्रिया के 5 रूप होते हैं, ये 5 मैं आपको एक के थ्रू दे रहा हूं। फिर दूसरा दे रहा हूं कम, कम माने आना होता है, कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म कम ही होता है। उसके बाद इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ कम्स हो जाता है, फिर कमिंग हो जाता है। याद रहे स्टूडेंट, जिस क्रिया में लास्ट में ई आता है और उसमें आईएनजी लगाना होता है तो ई को हटा दिया जाता है। ये आप जरूर याद रखें कि जिस क्रिया में लास्ट में ई आता है उस क्रिया में अगर आईएनजी लगाना है तो ई को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तीसरा आपका मैंने दिया वॉच माने देखना होता है, वॉच माने देखना, वॉच का सेकेंड फॉर्म वॉच्ड होगा, थर्ड फॉर्म भी वही होगा वॉच्ड ही। और इसमें यस या यस जो लगाते हैं एक वचन की क्रिया, स्टूडेंट याद रहे कि यह हमेशा एक वचन की क्रिया होती है, एक वचन क्रिया, और क्रिया का मूल रूप हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि एक वचन की क्रिया का नाम बताए तो आप ये कह सकते हैं कि एक वचन की क्रिया जिस क्रिया में यस या ई एस या आई ई एस लगा होता है उसे एक वचन की क्रिया कहते हैं, और जो क्रिया मूल रूप में होती है उसे बहुवचन की क्रिया कहते हैं। ये आप जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, और इसमें आपका आता है वॉचेज। ये घड़ी वाला मत समझिएगा, देखने वाला है। और फिर यहां पे आपका आता है वॉचिंग। देख लीजिए आईएनजी फॉर्म जब आप लगाते हैं तो वहां पे वॉचिंग हो जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से मुख्य क्रिया के रूप में एक क्रिया के 5 रूप चुने जाते हैं। जैसे मैं आपको यहां ले चलता हूं गान वाले में, जैसे वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है। अभी आपको गो बताया गया। अब यहाँ पे क्रिया का थर्ड फॉर्म हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं इसको। ये पास्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, और यहाँ पे यस या यस फॉर्म है, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं जिस क्रिया में आईएनजी लगता है। फिलहाल वैसे आप सिंपली जाने कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यस या ईएस या आईईएस या आईएनजी फॉर्म, बस इतना जाने। एक क्रिया के 5 रूप होते हैं स्टूडेंट्स। स्पेशली अगर देखा जाए तो इन्हीं तीनों का काउंट किया जाता है, गो, वेंट, गान का। बाकी ये सिस्टम जो है जरूरत पड़ने पे प्रयोग करते हैं। वह स्कूल गया है, ही हैज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट देखिए मैंने आपको बताया है कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए जो है कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया जिसका आप लोग प्रयोग पढ़ रहे हैं, और बाकी तो अभी आगे बताया ही जाएगा। ही हैज गॉन टू कहां, स्कूल। It is very important student for to know about the verbs. Verb is the main factor in the sentence which denotes action in the sentence, and that work is done by any subject or doer. मतलब किसी कर्ता के द्वारा वह कार्य को किया जाता है। आगे देखते हैं,
क्रिया के 5 रूप होते हैं। कौन का प्रश्न करने पे हमें कर्ता का पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब से मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्टीकरण मिलता है। यहां देखिए हैज या है, इसका मतलब हो गया एक तरह से। और गॉन, गॉन माने गया। ही हैज गॉन टू स्कूल, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यही हैज इस गॉन का पूर्ण मदद कर रहा है। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसका देखते हैं, यस या ईएस का। मेरा तोता उड़ता है। मेरा तोता उड़ता है। कौन उड़ता है? मेरा तोता। माई पैरट फ्लाई, FLY, ये फ्लाई माने उड़ना होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग नियम के अनुसार क्या लगाएंगे, उड़ने की स्पेलिंग Y को हटा देंगे और Y के स्थान पे IES जोड़ दिया जाएगा, जो यहाँ पे बताया गया है। ध्यान देंगे आप, यस या ES या IES, जैसे गोज बताया गया, कम्स बताया गया। वाचेज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाचेज का ES का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पे IES का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से स्टूडेंट जो मेन वर्ब होता है वह भी जानना बहुत ही जरूरी है। एक वाक्य को कंप्लीट करने के लिए पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आता है, कौन आता है, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आता है मेन वर्ब। जो मेन वर्ब के 5 प्रारूप आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे, इसे आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि यही आपको बहुत मदद करेगा टेंस को बनाने में। किसी भी वाक्य को टेंस के अनुसार कैसे बनाना है, कैसे सही होगा, कैसे आपको गुड मिलेगा, ये आप यहां से जान सकते हैं। बस स्टूडेंट आपको केयर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है चौथे नंबर पे आपका मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने होता है कर्म। इसका प्रयोग किस रूप में होता है? पर्सन और थिंग के रूप में होता है। ध्यान देंगे, इंक थोड़ा कम है स्टूडेंट्स। यहां पे देखिए, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किस किस रूप में होता है? पर्सन और थिंग। थिंग यानी वस्तु के रूप में, और पर्सन यानी व्यक्ति के रूप में। व्यक्ति के रूप में। तो ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट माने क्या बताया गया? कर्म बताया गया। पर्सन और थिंग, ये 2 तरीके से होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या क्या प्रयोग होती हैं, यह ध्यान दें। ऑब्जेक्ट वर्ड्स, आप ये सब्जेक्ट ही होता है ना, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, यू का यू होता है, वी का अस होता है, और आई का मी होता है, दे का देम होता है। ध्यान रहे, ये बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 2 तरह से प्रयोग होता है। यहां पे देखिए, सजीव और निर्जीव मैं आपको वस्तु के रूप में बता रहा हूं। बुक, पेन, टेबल, कार, बस, ETC। आप देख सकते हैं इसमें सजीव कौन कौन चीजें हैं? हिम, हर, यू, अस, मी, देम। इतना आपका पूरा सजीव है, बस इसी को छोड़ करके। और आप देख सकते हैं थिंग के रूप में, पेन, थिंग यानी वस्तु, कलम हो गया, किताब हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, कार हो गया, बस हो गया। ये आपका वस्तु के रूप में। तो कर्म 2 तरह से प्रयोग होते हैं, एक वस्तु के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में। व्यक्ति के रूप में जैसे ध्यान दीजिएगा,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहला होता है डायरेक्ट। कर्म दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, यहां से आप समझ जाइए कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। और याद रहे कर्म का प्रयोग अंग्रेजी में तुरंत मुख्य क्रिया के बाद किया जाता है, मेन वर्ब के बाद ही प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है निर्जीव कर्म। निर्जीव कर्म के रूप में आप यहां देख सकते हैं एज एग्जाम्पल बुक, पेन, टॉय, कार, बस, पेंसिल, आयरन या गोल्ड, कुछ भी खरीद सकते हैं। बुक, पेन, टॉय, कार, बस, पेंसिल, यहाँ पे गोल्ड, ये सारे जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, मैंने लिखा आपके सामने, इसे निर्जीव कर्म कहते हैं। दूसरा आपका आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसको हम लोग सजीव कर्म कहते हैं। सजीव कर्म के रूप बारे में आपको ऊपर बताया गया। हिम, यहाँ पे ईट भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, में ईट छूट गया आपका, प्रोनाउन है ये। हिम, हर, मी, अस, यू और देम, ये 6 शब्द पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट है। पर्सनल प्रोनाउन, वो एक ऊपर चला गया, 7 ठी होते हैं। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। अब मैं बताता हूं कर्म कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म। अब मैं आपको यहां पे इंडिकेट करके बता दे रहा हूं, यहां से आप समझ जाइए क्या, व्हाट माने क्या, और यहां पे आप समझ जाइए किसे और किसको। आप मुख्य क्रिया के साथ किसे किसको का या मुख्य क्रिया के साथ क्या का प्रश्न करिए, तुरंत आपको जो है कर्म के बारे में पता चलेगा। यही स्टूडेंट नहीं जान पाते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं समझता हूं कि स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं, क्यों उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो इंग्लिश इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि उनको शुरुआत का जो फैक्ट होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द सेंटेंस, उन्हें पता नहीं होता है। दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट सब्जेक्ट, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो आप वीडियो देख करके यहां जान सकते हैं कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं। क्या का प्रश्न करने पे हमें निर्जीव कर्म का पता चलता है, जो आपको अभी मैं बताऊंगा उदाहरण के जरिए। किसे किसको का प्रश्न करने पे हमें सजीव कर्म का पता चलेगा। हिम, हर, मी, अस, यू, देम, यहाँ पे लिखे हुए हैं। बहुत अच्छा वीडियो है स्टूडेंट्स। तो मैं चाहता हूं आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, जिनको अंग्रेजी डिफिकल्ट फील होता है, वे भी यहां से सीख सके। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आइए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक कार खरीदा। मैंने एक कार खरीदा। क्या खरीदा? एक कार। तो कार आपका क्या हो गया? निर्जीव कर्म। देखिए एग्जाम्पल में मैंने दिया है, मैंने क्या खरीदा, यहां पे आपको बताया गया है, इसे आप जरूर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा चीज मैंने लिख दिया है जानकारी के लिए शॉर्टकट में। आप यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट क्वेश्चन यू विल मेक एंड गेट द आंसर। मतलब क्या आप प्रश्न करोगे और आपको उत्तर क्या मिलेगा। और क्या का प्रश्न करने पे हमें निर्जीव कर्म का पता चलता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने कर्म होता है। स्टूडेंट बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो सकती है, क्योंकि जो है मैं हाईवे के किनारे रहता हूं और यहाँ पे वाहन आया जाया करते हैं। क्या, किसे, किसको, ये तीनों शब्द मिलाकर के अगर प्रश्न करते हैं तो हमें कर्म का पता चलता है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे कि मैंने बताया है कि मुख्य क्रिया के साथ आप क्या का प्रश्न करें, तो आपको निर्जीव कर्म का पता चलेगा। मैंने खरीदा। क्या खरीदा?
क्या खरीदा, तो क्या के बाद तुरंत खरीदा आ रहा है, खरीदा क्रिया है। यहाँ पे देखिए बाई का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे बाट प्रयोग होगा। जैसे मैंने बताया गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, उसी तरह बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट ही होता है। आई बॉट ए कार, मैंने क्या खरीदा, ये कार। ये कैसा कर्म हो गया, निर्जीव कर्म हो गया। देख लीजिए आपके सामने है निर्जीव कर्म। फिर अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने उसे, किसे, उसे, देखिए किसे किसको का प्रश्न करने पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिससे हम लोग कहते हैं सजीव कर्म। मैंने उसे हिम या हर, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मैंने उसे एक कलम दिया। मन लगा के आपको सुनना पड़ेगा स्टूडेंट, कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन स्टडिंग टाइम। जब भी आप स्टडी करते हैं तो कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी कंसंट्रेशन करके ही पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी है। मैंने उसे एक कलम दिया। कौन दिया? मैंने दिया, कर्ता का पता चला। किसे दिया? उसे दिया, सजीव कर्म का पता चला। मैंने यहां लिखा है, यह ध्यान देंगे आप। किसे किसको का प्रश्न करने पे सजीव कर्म का पता चलता है। मैंने उसे, किसे, उसे एक कलम दिया। क्या दिया? कलम दिया। देखिए सजीव कर्म और निर्जीव कर्म इस वाक्य में परिपूर्ण है और दिया है आपका क्रिया है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एक वाक्य में कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म का बहुत ही महत्व होता है। हेल्पिंग वर्ब इस वाक्य में प्रयोग नहीं होगा, मैं आगे एग्जांपल दूंगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा। मैंने उसे एक कलम दिया। आई गिव का सेकंड फॉर्म यहाँ पे देखिए गेव हिम, यहां पे आप हर भी लगा सकते हैं, हिम या हर। देख लीजिए सजीव कर्म में शामिल है। आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसे एक कलम दिया। ये हो गया आपका निर्जीव कर्म और ये हो गया आपका सजीव कर्म। तो है ना जी स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से लग रहा है कि शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया अभी तत्काल बताया गया कुछ देर पहले, और अब आपका आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जो अंग्रेजी में मुख्य क्रिया के बाद होता है। यहां बाट देख सकते हैं, गेव देख सकते हैं। दूसरा जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी आया, मैं आपको बता रहा हूं, राधा तुम्हें उपहार दे रही थी। इसमें देखिए इस वाक्य में दोनों कर्म है स्टूडेंट। क्या दे रही थी? उपहार। किसे दे रही थी? तुम्हें दे रही थी। देखिए यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। कौन दे रहा था? राधा दे रही थी। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो राधा वाज गिविंग, राधा वाज गिविंग, राधा, यहां देखिए आपका एच भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हैं ना इसको। कर्ता कौन हो गया? सब्जेक्ट आपका राधा हो गई, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और आपका मेन वर्ब कौन हुआ स्टूडेंट्स? अगर यहां से स्टूडेंट आप सभी लोग समझ जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको टेंस के अनुसार किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं 100%, और यही शुरुआती दौर में स्टूडेंट को जानकारी नहीं रहती है, इसलिए वे ट्रांसलेट करने में अनेबल होते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब आता है जो कि आप लोग चौथे नंबर पे स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम ऑब्जेक्ट है। जरूर ध्यान देंगे भाई। हेल्पिंग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मैंने उसे, आई वॉज गिविंग ए, गिविंग टू यू, ऐसे करिए, ए गिफ्ट। राधा वॉज गिविंग टू यू ए गिफ्ट, राधा तुम्हें एक उपहार दे रही थी। ये देखिए सजीव कर्म, आपका निर्जीव कर्म, ये दोनों आपके क्या बन गए? ऑब्जेक्ट बन गए।
इस तरह से स्टूडेंट कर्ता, सहायक क्रिया यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चारों बहुत ही आवश्यक होते हैं। इट इज वेरी नेसेसरी टू कंप्लीट ए सेंटेंस, मतलब एक वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए इनकी काफी आवश्यकता पड़ती है। मैं फिर आपको रिवाइज करा दूं, कौन का प्रश्न करने पे हमें कर्ता का पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया की सहायता करने के साथ साथ निगेटिव, इंट्रोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक, नकारात्मक बनाने में मदद करती है। काइंड्स ऑफ द सेंटेंस मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया हूं, उसको आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, उससे आपको काफी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5वें नंबर पर, जिसे हम लोग कहते हैं, ध्यान देंगे, लिखते रहिएगा, लिखेंगे तो काफी कुछ मिलेगा। और एक नोटबुक, ग्रामर कॉपी एक बना लें, नोटबुक, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जिस दिन आपको अंग्रेजी आने लगेगा ना, उस दिन आपको अच्छा फील होगा। शुरुआत में मैं इंग्लिश नहीं जानता था तो मुझे काफी डिफिकल्ट लगता था, लेकिन स्वयं के हार्ड वर्क ने मुझे ऐसा बनाया। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं आपको, जो मेरे पास टैलेंट है, जो कुछ भी मैंने अंग्रेजी सीखा है, वो मैं आपको दूं। इससे जो है आप दूसरों को दें और उसका फायदा भी उठाएं। और यह इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे इंडियंस के लिए मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है, जनरेशन प्लान है, एक तरह से समझ लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसका प्रयोग होता ही रहेगा। 5वें नंबर पे आता है जिसको हम लोग अदर भी कहते हैं और कंप्लीमेंट भी कहते हैं। कंप्लीमेंट, अन्य या पूरक शब्द, अन्य या पूरक शब्द, ये किस नंबर पे आ रहा है स्टूडेंट? जैसा कि आपको बताया गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आता है मेन वर्ब, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट तो आपने जाना, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ये आपको बताया गया। क्या किसे किसको का प्रश्न करने पे हमें ऑब्जेक्ट का पता चलता है। ऑब्जेक्ट आप जरूर याद रखें, ऑब्जेक्ट की सहायता से जो है डायरेक्ट इंडायरेक्ट में मतलब जब आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें काफी कंफ्यूजन होता है ऑब्जेक्ट की चेंजिंग को लेकर के, सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का। और साथ ही साथ पैसिव वॉइस जब आप बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट मेन होता है पैसिव वॉइस में। अब 5वें नंबर पे आ रहा है स्टूडेंट आपका, जिसे आप अदर कहते हैं या कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, राधा उसे कल यहां बुला रही थी। हालांकि ये सब यहाँ पे उसे, यहाँ ये दोनों शब्द एडवर्ब हैं, एक समयवाचक है, एक स्थानवाचक है। स्टूडेंट कब बुला रही थी? कल। कहाँ बुला रही थी? यहाँ बुला रही थी। ये दोनों शब्द एडवर्ब हैं जो इस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। लेकिन अब इनको काउंट किस में किया जाता है? अदर में या कंप्लीमेंट उसे कहा जाता है। राधा, राधा कौन बुला रहा था? राधा बुला रही थी। किसे बुला रहे थे? बुला रही थी, उससे बुला रही थी। ये आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है राधा, इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए स्टूडेंट क्या लगा, एचबी, हेल्पिंग वर्ब, बहुत जरूरी है जानना। राधा वाज कॉलिंग, मुख्य क्रिया का प्रयोग होगा। किसे बुला रही थी? उसे बुला रही थी, हिम या हर दोनों लगा सकते हैं इसमें। ये जो है मैस्कुलिन जेंडर है, ये फेमिनाइन जेंडर है, यानी कि फीमेल है। राधा वाज कॉलिंग हिम हियर, कब? यस्टरडे, बीता हुआ कल। अब स्टूडेंट ये देखिए, ये दोनों आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक शब्द, ऊपर बताया गया है, ध्यान देंगे आप। अब मैं आपको सिंपली, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा टेंस के अनुसार, मतलब टेंस के प्रकार बताए जाएंगे।
और टेंस के अनुसार जो भी उसके प्रोसेस हैं वो बताए जाएंगे। मैंने आपको एक सेंटेंस में जो जो मुख्य चीजें होती हैं उसको पहले जानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट यही नहीं पहचान पाते हैं वाक्य में और उन्हें ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए यहां पे दोनों हियर और स्टरडे कंप्लीमेंट, या इसे आप ये भी कह सकते हैं अदर। अब मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान देंगे। अगर ये फार्मूला आप समझ पाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, लिख लीजिएगा कॉपी में अपने। फिर आपका आता है मेन वर्ब जिसे आप कहते हैं मुख्य क्रिया। फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जिसे हम लोग कहते हैं कर्म। अंग्रेजी की बात हो रही है स्टूडेंट, ये अंग्रेजी के वाक्य का फॉर्मूला है। फिर आपका आता है कंप्लीमेंट, जो हियर और स्टरडे आपका ऊपर ठीक इसके ऊपर दिख रहा है, इसे कहते हैं पूरक। और अंत में चाहे फुल स्टॉप हो, वाक्य का मतलब इंट्रोगेटिव हो, इस तरह से बनता है। देख लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अगर ये आपको जानकारी है तो हर वाक्य को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। हाँ, ट्रांसलेट करने में दिक्कत क्या आएगी, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं पूरा मीनिंग आपको आना चाहिए। भाई पढ़ाई करनी है तो भाई आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मीनिंग लर्न करना ही पड़ेगा। मैं और आपको एग्जांपल दे रहा हूं इस फार्मूला के जरिए। कर्ता, क्रिया, कर्म और पूरक शब्द, ये बहुत जरूरी है। राम उसे एक नया कलम दे रहा, राम उसे एक नया कलम, राम आज उसे, यहां पे आज डाल दीजिए। राम उसे, फार्मूला मिलाते हैं, राम आज उसे एक नया कलम दे रहा है। कौन किसे क्या कर रहा है, कब, कौन किसे कब क्या कर रहा है, तो इसका उत्तर यहां पे है। राम आज उसे एक नया कलम दे रहा है। कौन दे रहा है, राम। ये क्या बन गया, कर्ता बन गया। अब इस वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। राम इज, अब आता है आपका मुख्य क्रिया देना। स्टूडेंट, देना काम प्रकट हो रहा है। मैंने आपको बताया है कि जो शब्द काम प्रकट करता है उसे क्रिया कहते हैं। राम इज गिविंग, राम इज गिविंग किसे, कर्म है आपका सजीव कर्म, और ये आपका आता है निर्जीव कर्म, ये एडजेक्टिव है, ये नंबर बता रहा है। राम इज गिविंग हिम ए न्यू पेन, कब दे रहा है, टुडे। फार्मूला मिलाते हैं स्टूडेंट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में दो तरह ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स। पेन आपका निर्जीव कर्म है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिम आपका सजीव कर्म है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऊपर बताया गया है। और टुडे, टुडे आपका बन गया कंप्लीमेंट। तो इस तरह से टेंस के अनुसार अगर आपको टेंस का अच्छा नॉलेज है और कर्ता, क्रिया, कर्म, हेल्पिंग वर्ब इत्यादि आप पहचान ले रहे हो और उसके बारे में जानते हो, तो मैं 100% कह सकता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ट्रांसलेट करने में, किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने में, अनुवाद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके प्रकार और उसके क्या क्या प्रोसेस है, वह आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।
और इससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।